मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फिनॉल। जनरली हम वही 5 रिएक्शंस पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, जो कॉमन हम रिएक्शंस पढ़ते हैं। फिनॉल में भी हम मेनली पढ़ेंगे नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, ठीक है, बिकॉज दिस टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन केस ऑफ फिनॉल, क्योंकि वहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। सेकेंड वन, जब हम फिनॉल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इंक्रीजेस ऑन द आर्थो पैरा पोजीशन पे इंक्रीज करती है, इस पर इंक्रीज करती है, आर्थो पैरा पोजीशन पे इंक्रीज करती है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो भी हमें मिलेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा वो आर्थो पैरा पोजीशन पे मिल रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे भी हमें कहाँ मिलेगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पे मिलेगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन दो तरीके से कह सकते हैं हम यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर यानी कॉन्क-HNO3 एंड कॉन्क-H2SO4। सेकेंड हम करते हैं जो वो है विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करेंगे तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हमें वो भी एट द लो टेम्परेचर, तो हमें एक आर्थो और पैरा कंपाउंड यानी नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर मिलेगा। जब हमने फिनॉल पे किसकी रिएक्शन कराई, डाइल्यूट HNO3 की कराई, तो हमें क्या मिल रहा है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, बिकॉज नाइट्रो ग्रुप डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द आर्थो पोजीशन, एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बिकॉज इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द पैरा पोजीशन। अब हम कहते हैं कि इस केस में वी कैन ईजिली सेपरेट आर्थो पैरा ग्रुप को, हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। दोनों की जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो अलग अलग है, दोनों की क्या अलग अलग है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ अलग अलग है। अब हमारे पास एक है आर्थो नाइट्रोफिनॉल, दूसरा है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे क्वेश्चन IIT में भी आया हुआ है, बोर्ड में भी आया हुआ है, हाउ कैन वी सेपरेट द आर्थो एंड पैरा आइसोमर। तो वी कैन सेपरेट आर्थो एंड पैरा आइसोमर बाय स्टीम डिस्टिलेशन। अब हम यहाँ कहते हैं कि जो आर्थो आइसोमर है वो स्टीम वोलेटाइल है। अब क्यों है, क्योंकि आर्थो आइसोमर में हमें क्या मिलता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है, और पैरा आइसोमर जो होता है वो स्टीम वोलेटाइल नहीं होता, लेस वोलेटाइल होता है। क्यों, क्योंकि उसमें हमको क्या मिलता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। इन द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मीन्स दो ग्रुप यानी NO2 ग्रुप और OH ग्रुप, जो आर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप है उसका O, और जो हाइड्रोजन है वो आपस में यहाँ पे क्या बना ले रहे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे। इसके कारण एक फिनॉल दूसरे फिनॉल से बॉन्डेड नहीं हो पाता, वीक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वैन डर वाल्स फोर्स होता है, वी कैन डिसोसिएट इजीली। बट इन केस ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल, वन फिनॉल फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद अनदर फिनॉल। यहाँ पे देखिए ये NO2 ग्रुप है एक फिनॉल का, ये OH ग्रुप है दूसरे फिनॉल का, ये आपस में कंबाइंड होकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दूसरे से, फिर यहाँ तीसरे से, यहाँ चौथे से ऐसे बॉन्डेड हो सकता है, इसलिए यहाँ पे वोलेटिलिटी इसकी बहुत कम होती है, क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास होता है जो है कि अगर हम कॉन्क-HNO3 कॉन्क-H2SO4 का मिक्सचर ले रहे हैं, मतलब हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर ले रहे हैं, कॉन्क-HNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं हम अगर फिनॉल की, जब हम फिनॉल को कॉन्क-HNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं तो OH ग्रुप इज अ हाईली एक्टिवेटिंग। ये क्या है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये जितनी भी ऑर्थो पैरा साइट्स है वो सबको एक साथ क्या करता है, एक्टिवेट करता है। अब क्योंकि वो सबको एक साथ एक्टिवेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो डेरिवेटिव मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, जितने भी आर्थो एंड पैरा पोजीशन हो सबसे हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, और हमें मिलेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल यानी पिक्रिक एसिड। ठीक है, क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको कि हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। दिस इज अ टू डिफरेंट वेरिएशन। अगर हमने डाइल्यूट HNO3 लिया तो हमें क्या मिल रहा है, आर्थो पैरा सेपरेट डेरिवेटिव मिल रहा है नाइट्रोफिनॉल का, और अगर हमने क्या लिया, कॉन्क-HNO3 लिया तो हमको क्या मिल रहा है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल मिल रहा है। क्लियर। तो ये दो रिएक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज अ हैलोजिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है, हैलोजिनेशन है। अब हैलोजिनेशन को अगर हम देखें, यहाँ भी दो कंडीशन है, हैलोजिनेशन टेकिंग प्लेस इन अ पोलर कंडीशन, हैलोजिनेशन टेकिंग प्लेस इन अ नॉन पोलर कंडीशन। जब हम फिनॉल को ट्रीट कर रहे हैं विद द ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म या लो पोलर सब्सटेंस, क्लोरोफॉर्म या कार्बन डाइसल्फाइड लो टेम्परेचर पे, तब हमको फिर वही दो सेपरेट डेरिवेटिव मिलेंगे, एक आर्थो ब्रोमोफिनॉल मिलेगा, एक पैरा ब्रोमोफिनॉल मिलेगा। पैरा हमेशा मेजर होता है, आर्थो हमेशा माइनर होता है, ये हमको पता है।
ठीक है। और ये हेलोजिनेशन हम अगर वो कह रहे हैं कि यहाँ तक तो ठीक है, बट अगर हमने यही का केस किसके प्रेजेंस में कराया, वाटर की प्रेजेंस में कराया, तब हमें पोलर सॉल्वेंट है, वहाँ पे हमें मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। फिनॉल पर 3Br2 की रिएक्शन करने पे हमें क्या मिल रहा है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिलता है। तो ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिल रहा है। तो यहाँ पे ये हम कहते हैं कि ये एक एज ए डिस्टिंग्विश टेस्ट यूज़ किया जाता है फिनॉल के लिए, क्योंकि ये किस कलर का होता है, वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है हमको। और क्योंकि वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं एज ए डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर द फिनॉल। क्लियर। उसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी में कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल फिनॉल। 3-मिथाइल फिनॉल का मोनोनाइट्रेशन करेंगे तो आपको क्या बनेगा। तो आंसर इज ऑलरेडी गिवन, क्योंकि फिनॉल है उसका हम नाइट्रेशन कर रहे हैं। मोनोनाइट्रेशन मतलब एक NO2 ग्रुप जोड़ रहा है। तो फिनॉल के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे 2 एक्टिव साइट्स है, एक आर्थो पोजिशन है, एक पैरा पोजिशन है, फिर ये आर्थो पोजिशन है। OH अपने आप में आर्थो पैरा है, तो हमें 9NO2 यहाँ भी मिल सकता है और NO2 हमको यहाँ भी मिल सकता है। तो वो कहते हैं कि 2 ग्रुप यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि ये इसके लिए पैरा पोजिशन है मिथाइल ग्रुप के लिए। तो सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा अगर हमें मिलेगी तो वो कहाँ मिलेगी, वो यहाँ मिलेगी, ना कि इस साइड पे। इसीलिए हमें एक NO2 ग्रुप यहाँ जुड़ रहा है और ये पैरा पोजिशन OH के हिसाब से, इसलिए यहाँ मिल रहा है। क्लियर है। सेकेंड, डाइनाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल फिनॉल। सेम वही कंडीशन है, मिथाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये भी आर्थो और पैरा पोजिशन को एक्टिवेट करेगा। तो इसके लिए ये पैरा पोजिशन है, इसके लिए ये आर्थो पोजिशन है, तो हाईली एक्टिवेटेड साइट होगी। और ये पैरा पोजिशन है फॉर द फिनॉल और ये इसके लिए आर्थो पोजिशन है, तो इसीलिए हमें डाई सब्स्टिट्यूट ग्रुप यहाँ मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनोइड करते हैं, तो फिनाइल मिथेनोइड का अगर हम कर रहे हैं तो फिर वही बात, हमें नाइट्रो ग्रुप कहाँ मिल रहा है, पैरा पोजिशन पे मिल रहा है। ठीक है। तो ये एक हमारे पास ये कुछ कंपाउंड है, क्योंकि एक सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन, तो इसलिए कोई ज़्यादा उसमें डिस्कशन करने के लिए है नहीं। नाउ नेक्स्ट इज अ कोलबेस रिएक्शन। कोलबेस रिएक्शन में हम कहते हैं कि हम फिनॉल को सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं। ठीक है। तब हमें वहाँ जब उसको हम ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। देन उसको हम ट्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है। अब हमको वो करें कि सोडियम फिनॉक्साइड बना रहे हैं, फिर उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे, तो वो वीक इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड से पहले उसको वहाँ पे रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो ये रिएक्शन यहाँ पे क्या होती है कि फिनॉल है, उस पर NaOH की रिएक्शन कराई, सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म हुआ। सोडियम फिनॉक्साइड CO2 से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे हमको COONA मिलेगा। फिर उसका हम क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे। एसिडिफिकेशन करेंगे तो ये AOCNA ग्रुप Na हट जाएगा, और ये Na हट के यहाँ पे हमें क्या दे देगा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको हम सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं। दिस इज द कोलबेस रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेमा-टैमन रिएक्शन। रेमा-टैमन रिएक्शन क्या है, इसमें हम सबसे पहले फिनॉल लेते हैं, उसको हम किससे रिएक्ट कराते हैं, क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेम कंसेप्ट है कि सबसे पहले यहाँ पे जो बनेगा वो क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म होगा। सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर उस पर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन होगी तो CHCl2 बनेगा। जब CHCl2 यहाँ पे बन गया, तो जब यहाँ पे NaOH की रिएक्शन कराएंगे तो ये दोनों क्लोरीन यहाँ से डिस्प्लेस होगा, और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा आपका CHOH और OH। एक मॉलिक्यूल एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप एक साथ रह नहीं सकते, तो ये वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये वाटर जब यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो जैसे ही वाटर रिमूव होगा तो यहाँ पे हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा जो आपकी बुक में यहाँ पे दिया है, ONaCH। ठीक है। उसके बाद इस पर एसिडिफिकेशन कराएंगे, तो एसिडिफिकेशन कराने से Na हट जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। नेक्स्ट इज अ रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद द जिंक डस्ट।
अब हम फिनॉल को जब जिंक से रिएक्शन करा रहे हैं तो जिंक यहाँ से किसको रिमूव करता है, ऑक्सीजन को। तो जिंक जब रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन रिमूव किया तो क्या बच गया, बेंजीन बच गया। तो फिनॉल कन्वर्टेड टू बेंजीन और हिटिंग विद द जिंक डस्ट। जब जिंक डस्ट से रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है, सॉरी बेंजीन मिलता है। लास्ट रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कंजुगेटेड जो भी है क्रोमिक एसिड, ठीक है, या आपका क्या कहते हैं सोडियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये हमको क्या देगा, कंजुगेटेड डाइकीटोन देगा, जिसको हम बेंजोक्विनोन कहते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि फिनॉल धीरे 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 ऑक्सीडाइज हो जाता है डार्क कलर कंपाउंड में, जिसको कि हम क्या कहते हैं, बेंजोक्विनोन। तो ये बेंजोक्विनोन फॉर्मेशन हो रहा है, फिनॉल है, फिनॉल के ऊपर ये फिनॉल का N2Cr2O7 की रिएक्शन कराई, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड ये हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड क्यूनोन। तो दे आर द क्या है, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। किसकी केमिकल रिएक्शन है, फिनॉल की केमिकल रिएक्शन है। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन द ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट्स विद HCl एंड जिंक क्लोराइड, HBr एंड SOCl2। सबसे पहला आपका ब्यूटेन 1-ऑल और दूसरा क्या है, 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, ठीक है। तो ब्यूटेन 1-ऑल है और 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल है। तो यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्शन दे रहा है। तो जनरली हम कहते हैं कि जो HCl और जिंक क्लोराइड, इसको हम लुकास रिएजेंट कहते हैं। लुकास रिएजेंट टर्शरी अल्कोहल के साथ तो इमीडिएटली रिएक्ट करता, बट प्राइमरी अल्कोहल के साथ एट द रूम टेम्परेचर वो जनरली रिएक्ट करता नहीं। तो रूम टेम्परेचर पे अगर हम इस रिएक्शन को कंसिडरेशन में लेंगे तो हमारे पास क्या होगी रिएक्शन, हमने क्या कहा, 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, ये हमारे पास CH2CH3 हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास OH हो जाएगा, ठीक है, CH3 और ये भी CH3। ये हो गया आपका ब्यूटेन 2-ऑल, 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। टर्शरी अल्कोहल है, इस पर जब आप HCl की रिएक्शन कराएंगे तो HCl नाइट्रस क्लोराइड में रिएक्शन करेगा तो ये OH यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, एंड इन प्लेस ऑफ OH यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, 2-क्लोरो-2-मिथाइल ब्यूटेन, वाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी, क्लियर। अब अगर हम लेते हैं यहाँ पे क्या, ब्यूटेन 1-ऑल, उसके ऊपर हम HCl की रिएक्शन करा दें तो जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो हम अगर इसको हीट करेंगे देन ये OH डिस्प्लेस होगा और हमें यहाँ पे क्या देगा, CCl देगा। अगर हीट नहीं करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हमें मिलने वाली नहीं। बात आगे समझ में। सेकेंड देखिए, सेकेंड करा विथ HBr, तो HBr के साथ और SOCl2 के साथ रिएक्शन। अब HBr के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं उसी कंपाउंड की, ठीक है, एक हमने ले लिया 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे एक हो गया ना, 1 2 3 4 ब्यूटेन और यहाँ पे OH, एक ज़्यादा हाइड्रोजन बन गया, रुकिए प्लीज़, 1 2 3 4, ये यहाँ पे आपका OH है, ठीक है। इसके साथ किसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम, HBr की रिएक्शन करा रहे हैं। जब हम इसके साथ HBr की रिएक्शन करेंगे तो सिंपल सी रिएक्शन है, Br इस OH को यहाँ से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, C यहाँ हो जाएगा Br, C और C, क्लियर। तो HBr हमें क्या मिलेगा, 2-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन, यानी Br OH को डिस्प्लेस करेगा। और अगर हम ब्यूटेन 1-ऑल ले रहे हैं, उस पर भी अगर हम HBr की रिएक्शन करा रहे हैं तो ये Br जो होगा वो इस OH को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ Br मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बार सिंपल सा ध्यान रखना कि यहाँ हमको Br मिल जाएगा, OH डिस्प्लेस हो जाएगा, तो 1-ब्रोमो ब्यूटेन मिलेगा। थर्ड देखिए, अगर हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे, किसकी रिएक्शन करा रहे,
SOCl2 से। तो फिर वही बात, अगर 1 2 3 4 OH पे SOCl2 की रिएक्शन कराएंगे तो हमको पता है कि जब भी SOCl2 की रिएक्शन कराते तो ये सबसे अच्छी मेथड है। इसमें क्या होगा, ये OH डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा, SO2 प्लस क्या निकलेगा, HCl। ये बेस्ट मेथड होती है क्योंकि इसमें दोनों बाई प्रोडक्ट गैस होते हैं। इन द सेम वे 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल पे करेंगे तो बस आपको क्लोरीन हटा के OH हटा के उसकी जगह क्लोरीन जोड़ देना। तो सिंपल सी रिएक्शन है, समझ गए बात को। आ गए नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट एसिड कैटालाइटिक डिहाइड्रेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल का आपको प्रोडक्ट समझना है, ही कौन सा है। अब 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल है हमारे पास, ठीक है, ये CH3 है, यहाँ क्या है हमारे पास, OH है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल है। इसका एसिड कैटालाइटिक हाइड्रेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब जब हम इसका डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो डिहाइड्रेशन करने पे क्या होता है कि हमें एल्कीन मिलेगा, है ना। अब एल्कीन मिलेगा तो दो पॉसिबिलिटी, एक तो ये मिले कि CH3 यहीं रह जाए और डबल बॉन्ड यहाँ मिले, और दूसरा हमें क्या हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड CH2 मिले, ठीक है। अब इन दोनों में से सिटजेफ रूल कहाँ फॉलो हो रहा है, सिटजेफ रूल पूरी तरह से कहाँ फॉलो हो रहा है, इस पे फॉलो हो रहा है क्योंकि मोर एल्काइलेटेड एल्कीन बन रहा है। तो हमको वो बनाना है जो कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो। तो हमें क्या मिलेगा, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन, यानी ये फॉर्म होना चाहिए हमारा, क्या बनेगा, ये बनेगा क्योंकि सिटजेफ रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो जब भी एसिड कैटालाइटिक डिहाइड्रेशन होगा तो आपको मोर एल्काइलेटेड एल्कीन फॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू सिटजेफ रूल, ठीक है। मैकेनिज्म आपको पता है, पहले हाइड्रेशन यहाँ से होगा, H3O पॉजिटिव बनेगा, H2O पॉजिटिव बनेगा, H2O पॉजिटिव यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा, यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा। अगर हम इसका मैकेनिज्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, CH3 यहाँ पे बन जाएगा OH2 पॉजिटिव, है ना। फिर ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से अलग हो जाएगा, यहाँ लेके इलेक्ट्रॉन अलग होगा तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा CH3 पॉजिटिव, यहाँ कार्बोकेटायन बन गया। अब हाइड्रोजन यहाँ भी है और यहाँ भी है, अब दोनों में से एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो सकता है। तो अगर यहाँ से जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका। दूसरा हमने पास दूसरी रिएक्शन क्या थी कि ब्यूटेन वनॉल का डिहाइड्रेशन कर रहे हैं हम लोग। अब ब्यूटेन वनॉल का अगर हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो ब्यूटेन वनॉल हमारे पास क्या है, फिर वही है C और OH, ठीक है। अब इसमें से जब हम कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बनेगा एल्कीन बनना है हमारे पास। सबसे पहले क्या होगा कि ये बनेगा, H+ इस पर अटैक करेगा, जब H+ अटैक करेगा तो C OH2 पॉजिटिव फॉर्म होगा। फिर ये जो टूटेगा तो ये हमको क्या देगा, C कार्बोकेटायन। अब ये प्राइमरी कार्बोकेटायन और इसके बगल में सेकेंडरी कार्बन है। तो सेकेंडरी कार्बन होने के कारण क्या होता है कि यहाँ जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा इसके ऊपर, जिसको आप हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं, आपको पता है। यह हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, और जब ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा तो नया कार्बोकेटायन आपका बनेगा, वो ये होगा। अब हाइड्रोजन आपके पास यहाँ भी है, हाइड्रोजन आपके पास यहाँ भी है। अब दो पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन इधर से रिमूव हो या इधर से रिमूव हो, ठीक है। तो फिर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मोर एल्काइलेटेड एल्कीन बनेगा। तो दो केस बनेंगे कि हाँ, तो या तो आपका C डबल बॉन्ड C बने, यानी ब्यूट 2 इन बने, ठीक है, या आपका C डबल बॉन्ड C यानी ब्यूट 1 इन बने। तो ब्यूट 2 इन में दो एल्काइल ग्रुप जुड़े इधर, और इधर एक मिथाइल, इधर एक हाइड्रोजन जुड़े होने के कारण इसमें मैं आपको फिर से लिख के दिखाता हूँ कि जब हमारे पास क्या आ गया, CH3 CH2
CH पॉजिटिव CH2, ठीक है। तो अब वो कह रहे कि ये भी हाइड्रोजन जा सकता है, ये भी, लेकिन जब ये जाएगा तो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन बनेगा, इसीलिए आपका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट ब्यूट 2 इन, माइनर प्रोडक्ट ब्यूट 1 इन। क्लियर। आर्थोपैरा नाइट्रोफेनॉल मोर एसिडिक देन फिनॉल, ये भी हम बात कर चुके हैं पहले, ठीक है। और आइमर टाइमर एंड कोलबे यू कैन राइट डायरेक्टली।